કેમ છો છોકરાઓ? टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी CHF। आज हम क्या देखने वाले हैं? CHF। CHF और CCF दोनों का फुल फॉर्म क्या है? और दोनों चीज़ सेम ही है। CHF मीन्स कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, CCF मीन्स कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि नाम के ऊपर से ही ज़्यादा पता चल जाएगा कि हार्ट unable to pump the sufficient blood to meet the metabolic demand of the body। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड वो दे नहीं सकता है, दे नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को पल्मोनरी कंजेशन होगा, पर्सन अच्छी तरह सांस नहीं ले पाएगा। वेनस कंजेशन होगा, पर्सन के जो ब्लड है, ब्लड वेजल्स है उसके अंदर अच्छी तरह ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। रिड्यूस ऑर्गन परफ्यूज़न, ऑर्गन को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी में फर्स्ट वन इट इज़ अ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब क्या होता है कि पर्सन के जो हार्ट के अंदर जो भी मायोसाइट है, उसके जो मसल्स है, मसल्स अगर उसमें से थोड़े घणे मसल्स की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। क्योंकि अगर मसल ही डेथ हो गई तो उसकी वजह से उसका पंपिंग भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर कार्डियोमायोपैथिस। कार्डियोमायोपैथिस में क्या होता है कि इसमें देखो, कार्डियो मीन्स हार्ट और मायो मीन्स मसल, और पैथिस मीन्स की डिजीज कंडीशन, की जो भी डिजीज कंडीशन हो रहा है तो उसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। जैसे कि उसमें कौन कौन से? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? मान लो कि ये हमारा वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल की साइज़ है, बट डायलेटेड में क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल की साइज़ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेंट्रिकल की साइज़ बढ़ जाने की वजह से वो अच्छी तरह क्या नहीं कर पाएगा? पंपिंग नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायलेटेड मायोपैथीज बोलते हैं। फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर सेल के नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो इसमें जो भी उसकी जो भी डायमीटर बोलते हैं, उसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस क्या हो जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पे थिकनेस क्या हो गई? बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी उसका पंपिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा कि ये जो हमारा वेंट्रिकल है, अभी वेंट्रिकल में से जो ब्लड बाहर जाना चाहिए, ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाना चाहिए, तो वो कोई भी रीज़न से जा नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। फिर मायोकार्डिटिस। मायोकार्डिटिस मीन्स मसल ऑफ हार्ट के अंदर आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, वहाँ पे कोई भी टाइप का इन्फ्लामेशन हो गया है। वो किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू दी वायरस, अगर कोई वायरस है, या तो फिर ऑटो इम्यूनिटी है, या तो फिर पर्सन को पोस्ट इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है? वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ड्यू टू द इन्फ्लामेशन पंपिंग जो है वो बराबर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर हाइपरटेंशन, पर्सन को हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से। फिर एलवी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। आगे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि मान लो कि ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इवेंचुअल फेलियर अभी आगे आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि इवेंचुअल फेलियर क्या होता है। मीन्स इवेंटली वो धीरे धीरे क्या करने लगता है कि उसका पंपिंग कम होने लगता है। फिर अयोटिक स्टेनोसिस। अयोटिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड है, फिर ब्लड कहाँ पे बाहर जाएगा? वी ऑल नो दैट ब्लड विल गो टू दी अयोटा। वो किस में जाता है? अयोटा के अंदर जाता है।
और ये जो अयोटा में कहाँ से आया, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से ब्लड अयोटा में जाएगा, और उन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक वाल्व रहता है, और ये वाल्व को हम क्या बोलते हैं, अयोटिक वाल्व बोलते हैं। अयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये जो हमारा अयोटिक वाल्व है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है। वो कोई भी चीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि थिकनिंग ऑफ दी ए वाल्व। अगर वाल्व जो है वो थिक हो गया है तो वो अच्छी तरह खुल भी नहीं पाएगा, या तो फिर अच्छी तरह बंद नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से होता है, तो उसको हम अयोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो अभी जो है ब्लड वेंट्रिकल में पड़ा हुआ है बट अयोटा में नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि वाल्व जो है वो काम नहीं कर रहा है। फिर पल्मनरी हाइपरटेंशन, पर्सन को जो है लंग्स के अंदर की जो ब्लड वेजल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड क्या आएगा, कम आएगा। अगर वहाँ पे ब्लड कम आ रहा है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर उसका फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा हार्ट जो है, हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड पहुंचाना चाहिए उतना वो पहुंचा नहीं पा रहा है। फिर वॉल्यूम ओवरलोड। अभी ऐसा हुआ कि हमारा जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के ऊपर क्या रहता है, वेंट्रिकल के ऊपर हमारा एट्रिया रहता है, और एट्रिया में से ब्लड कहाँ पे आएगा, एट्रिया में से ब्लड कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि अगर एक बार ब्लड आ जाए तो फिर ये वाल्व क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, इस मस्ट बी क्लोज, क्योंकि ये बंद हो जाएगा उसके बाद जो है ब्लड यहाँ से कहाँ पे जाएगा, बाहर अयोटा में जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो वाल्व है, वाल्व क्या रह जाएगा, खुला, ओपन रह जाएगा। तो ओपन रहने की वजह से जो हमारा ब्लड है ब्लड अयोटा में तो जाएगा, साथ में कहाँ पे जाएगा, एट्रिया के अंदर भी जाएगा। तो पहले जितना ब्लड अयोटा में जाना चाहिए उतना ब्लड अयोटा में नहीं गया, उतना ब्लड अयोटा में नहीं गया तो कहाँ पे जा रहा है, एट्रिया के अंदर जा रहा है। तो प्रॉपरली जो है वो ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको भी हम कार्डियक फेलियर बोल सकते हैं। और ये जो वाल्व है उसको हम कौन सा वाल्व बोलते हैं, मित्रल वाल्व, उसकी वजह से हो सकता है। या तो फिर आगे मैंने बोला था कि हमारा जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में कौन सा वाल्व होता है, अयोटिक वाल्व होता है। अगर वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अभी देखो इसमें क्या है कि अगर बच्चा जब भी कोई भी फीटस जो है, फीटस बढ़ रहा है तो तभी क्या होता है कि बच्चा जो अभी माता के पेट में है, तो वैसे देखो तो क्या होता है कि हमारे में ऐसे राइट वेंट्रिकल रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। तो ये दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे जो ब्लड आएगा और यहाँ पे ब्लड आएगा वो अपनी तरह से बाहर जाएगा, और ये जो अपनी तरह से बाहर जाएगा। पर बहुत बार क्या होता है कि कोई डिफेक्ट रह जाती है, बहुत बार क्या होता है कि डिफेक्ट रह जाती है, और डिफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है तो उसके बीच में जो सेप्टम है वो सेप्टम क्लोज नहीं होता है। तो इसके बीच में सेप्टम क्लोज नहीं होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड अंदर आएगा ना तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड आएगा ना तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो इसको हम कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं कि जब भी बच्चा जो है वो छोटा है और जब भी वो माता के गर्भ में है तो तभी अच्छी तरह नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। फिर अरिथमिया, अगर पर्सन को अरिथमिया हो रहा है, टेकी अरिथमिया और ब्रेडी अरिथमिया। टेकी मीन्स फास्ट, पर्सन का जो भी हार्ट रेट है, हार्ट रेट इज़ नियरली अबाउट 200 बीट्स पर मिनट हो गया।
ठीक है, हमारा नॉर्मल कितना रहता है, हम नॉर्मल 72 गिनते हैं। अगर पर्सन का जो है हार्ट रेट जो है इट इज़ 200 बीट्स पर मिनट हो गया, तो 200 बीट्स पर मिनट होने की वजह से ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। या तो फिर जो है ब्रेडी मीन्स स्लो, वो जो है नियरली अबाउट 30 बीट्स पर मिनट हो गया, तो भी ब्लड जो है वो अच्छी तरह बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। ब्लड के अंदर कम हो गया तो हार्ट का जो वर्किंग है, हार्ट का वर्किंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्ट का वर्किंग कम हो जाएगा तो उसकी वजह से भी ब्लड बाहर क्या आएगा, कम आएगा। थायरोटॉक्सिकोसिस, पर्सन के जो अंदर जो है T3 T4 के लेवल बढ़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड की वजह से अगर उसकी इफ़ेक्ट बढ़ गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एट्रियो वेंट्री वेनस फिशुला, इसमें क्या रहता है कि मान लो कि ये जो है हमारा हैंड है, ठीक है, ये आपको एज्यूम करना है, ये जो है हमारा हैंड है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी एट्रिया है। दिस वन इज़ दी एट्रिया, सॉरी एट्रिया नहीं, आर्टरी। ये क्या है, हमारी आर्टरी है। तो आर्टरी में ब्लड अंदर जाएगा, फिर घूम के ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा, वेनस के अंदर जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार जो है हम आर्टरी और वेनस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से पर्सन को ब्लड जाने में क्या होती है, तकलीफ़ होती है। वो हम करते हैं बहुत बार, क्योंकि अगर पर्सन को डायलिसिस और वो करना है तो वैसी कंडीशन में हम ये चीज़ करते हैं कि ये पर्सन की क्या है, आर्टरी है, ठीक है, और ये पर्सन की क्या है, वेन्स है। तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ब्लड जो है यहाँ पे जाना चाहिए, उसकी वजह से कहाँ पे चला जाएगा, दूसरी जगह वेन्स में चला जाएगा। तो उसकी वजह से भी पर्सन को क्या हो सकता है, CHF हो सकता है। फिर बेरी, अगर पर्सन को बेरी डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी पर्सन को आगे जाके CHF होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इटियोलॉजी, और ये जो इटियोलॉजी है वो थोड़ी ज़्यादा आपको अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, अभी ये सब चीज़ होने की वजह से पर्सन को ये डिजीज़ कैसे आगे जाके होता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन क्या है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, कि पर्सन का सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। पर्सन का जो वेंट्रिकल है वो अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अभी ये जो है ये हमारा मान लो कि ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा। ब्लड कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा। पर ऐसा हुआ कि वो डिसफंक्शन हो रहा है तो ब्लड बाहर नहीं जा रहा है। इफ़ द ब्लड इज़ नॉट गोइंग आउट प्रॉपरली तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। फिर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से वही चीज़ को हम क्या बोलेंगे, CHF बोलते हैं। फिर सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या है कि मान लो कि ये हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। सॉरी, सिस्टोलिक नहीं, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। अगर अच्छी तरह ये रिलैक्स नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल अगर अच्छी तरह रिलैक्स नहीं हो रहा है तो अंदर ब्लड ही नहीं आएगा। अगर अंदर ब्लड ही नहीं आएगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा, इट कैन नॉट प्रॉपरली गो आउटसाइड। तो उसकी वजह से भी हार्ट की जो बाहर ब्लड भेजने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर राइट वर्सेस लेफ्ट हार्ट फेलियर, कि अगर पर्सन का लेफ़्ट साइड है वो अच्छी तरह वहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा है। लेफ़्ट साइड वाला जो हार्ट, हमारे हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, इन दी लंग्स। लंग्स में से ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा। पर पर्सन को एडेमा इन लंग्स है, अगर पर्सन को लंग्स के अंदर एडेमा है तो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ही नहीं आएगा तो बाहर भी ब्लड निकलेगा नहीं। राइट साइड में ब्लड कहाँ से आता है, होल बॉडी में से।
अगर पर्सन को बॉडी में कहीं पे भी जगह पे एडेमा है तो उसकी वजह से राइट साइड के हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं। अगर राइट साइड के हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो उसकी वजह से राइट साइड के हार्ट से ब्लड बाहर भी नहीं निकलेगा, और ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, CHF बोलते हैं। फिर फ्रैंक अभी देखो, ये तो जो है ये तो पैथोजेनेसिस का मैकेनिज्म हुआ कि किसकी वजह से हार्ट में से ब्लड बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। फिर अभी अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो बॉडी क्या करेगी, उसका एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करेगी, तो उसकी वजह से हार्ट जो है ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो ऐसी कोई चीज़ करेगा तो जिसकी वजह से हार्ट को जो है हमारी बॉडी में थोड़ा ब्लड ज़्यादा जा सके वैसा कुछ करेगा। जैसे कि उसमें क्या होगा, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाओगे, कोई भी चीज़ का अगर वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो उसका प्रेशर जो है, प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। वी ऑल नो दैट कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम पानी बढ़ा देंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसके अंदर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रीलोड बढ़ा देगा। प्रीलोड मीन्स क्या, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है तो वो ब्लड का फ्लो ब्रेन बढ़ा देगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जो भी CHF था उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। पर अगर ये जो है लंबे टाइम तक चलता रहा, क्रॉनिकली चलता रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को पल्मोनरी और सिस्टेमिक कंजेशन होगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि पर्सन का जो लंग्स है और पर्सन का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है, फ्लो क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। मीन्स ये जो मैकेनिज्म है वो थोड़े टाइम तक ही चल पाता है। गेटिंग। फिर न्यूरोह्यूमोरल एक्टिवेशन। फिर क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन का हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट तो बढ़ेगा, बट साथ में अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट के जो मसल्स है, मसल्स को वर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ कि पर्सन को एंजाइना या कुछ है, पर्सन को एंजाइना रिलेटेड कोई डिजीज़ या है, तो उसकी वजह से क्या होगा, और भी ज़्यादा सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि जो मसल है, मसल के पास ऑलरेडी क्या नहीं है, मसल डोंट हैव दी एनी टाइप ऑफ दी ऑक्सीजन एंड ATP, वो नहीं है, तो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। फिर उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क करेगी। वी ऑल नो अबाउट दी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इन 11th-12th। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो चलो अच्छी बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आगे जाके कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और जो CHF की सीवियरिटी है, जो CHF की सीवियरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर ये रहा क्रॉनिकली, अगर ये लंबे टाइम तक रहा तो क्या होगा, कंजेशन और रीमॉडलिंग हो सकता है। सो दिस कैन बी हैपन। Then next one, it is a ventricular remodeling. Ventricular remodeling में क्या होता है कि ये जो हमारा वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर जितने भी सेल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर जितने भी सेल्स है, अगर प्रॉपर तरीके से, इफ़ नॉट प्रॉपरली प्रेशर नहीं हो रहा है तो उसके नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो उसकी नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो दैट वन इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिक्यूलर री मॉडलिंग। और आगे जाके वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिगड़ेगा। वेंट्रिकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिगड़ेगा। सो दिज आर द कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या होगा, पर्सन को डिप्सनिया होगा। डिप्सनिया मतलब क्या होगा, डिसफंक्शनल
पर्सन को जो है वो डिसफंक्शनल क्या होता है कि पर्सन का डिसफंक्शनल ब्रीथिंग, पर्सन की ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती है। पर्सन कैन नॉट प्रॉपरली ब्रीथ। अगर पर्सन अच्छी तरह ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से पर्सन को कफ होगा। अभी हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो सेल को क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है तो एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं है तो उसके पास क्या नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो पर्सन क्या फील्स करेगा, फैटिक फील करेगा। और कफ की वजह से पर्सन को क्या रहता है, वीजिंग साउंड रहता है। कभी कभी हमें कफ होता है तो अगर हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स में से एक आवाज़ आती है घिसने की, उसको हम वीजिंग बोलते हैं। एडेमा इन लेग्स एंड एंकल, कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो पैर है, लेग्स है, लेग्स में से ब्लड ऊपर आना चाहिए तो ऊपर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, पैर में से ब्लड ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर पैर में से ब्लड ऊपर नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पर्सन को एंकल में और लेग्स में क्या होगा, एडेमा होगा। फिर हेपाटोमेगाली, हेपाटो मीन्स लीवर, मेगाली मीन्स बड़ा, मीन्स बिग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पर्सन की लीवर की साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन दी CHF। फिर रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि पर्सन के पास एनर्जी ही नहीं है। अगर पर्सन के पास एनर्जी नहीं है तो पर्सन कैन नॉट डू दी एक्सरसाइज, पर्सन अपनी एक्सरसाइज कर पाएगा नहीं। फिर मेंटल कन्फ्यूज़न, मेंटल कन्फ्यूज़न क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है। ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया है तो ब्रेन के अंदर एनर्जी नहीं है, ब्रेन के अंदर एनर्जी नहीं है तो उसकी वजह से पर्सन को मेंटल कन्फ्यूज़न होगा। और ये ब्लड फ्लो को हम क्या बोलते हैं, परफ्यूज़न बोलते हैं। लो सेरेब्रल परफ्यूज़न, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लड, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो कम है। देन पल्मनरी एडेमा, पर्सन को लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। एडेमा को सिंपली हम क्या बोलते हैं, पानी भर जाने की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। फिर अगर हमारा कार्डियक जो है वो अच्छी तरह पंप नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। फिर ब्लड जो है हमारे एक्सट्रीमिटीज़ के पास अच्छी तरह पहुंच नहीं पाता। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब क्या है, हमारे लेग्स है, हैंड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं। अगर वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि वो भाग कैसे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। वो भाग कैसे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और किडनी के अंदर अच्छी तरह ब्लड नहीं जा रहा है तो प्यूरीफाई नहीं हो रहा है। प्यूरीफाई नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है, डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पर्सन को CHF है या नहीं, उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। पहले तो इसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसको क्या क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, फैटिक फील हो रहा है, लेथार्जी फील हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। फिर उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हम करेंगे कि पर्सन को थोड़ा चला के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिर उसका ब्लड टेस्ट चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, BNP। BNP का मतलब क्या है, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। जब भी पर्सन को CHF होता है तो तब ये क्या होता है, रिलीज़ होता है। और ये रिलीज़ होगा तो ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। अगर पर्सन को एनीमिया है या तो फिर अगर पर्सन को कोई भी टाइप का इन्फेक्शन या कुछ हुआ नहीं है ना, वो भी हम देखेंगे। और CHF की वजह से पर्सन की जो है किडनी बराबर तरीके से काम नहीं करती तो उसका रीनल फंक्शन भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे।
फिर थायराइड है कि नहीं, आगे मैंने बोला था कि T3 और T4 लेवल बढ़ने की वजह से पर्सन को CHF हो सकता है। फिर पर्सन को पल्मोनरी एडेमा है कि नहीं, उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। फिर आगे मैंने ये भी बोला था कि जो उसका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगाली। वेंट्रिकल की साइज़ इंक्रीज़ हुई कि नहीं। फिर उसमें हम ECG भी चेक करेंगे। ECG से हमें क्या पता चलेगा कि पर्सन को अरिथमिया है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे कि पर्सन को अगर अरिथमिया हुआ तो वो ECG से पता चलेगा। फिर एकोकार्डियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी से हमें क्या पता चलता है कि पर्सन के जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल में कोई भी टाइप की डिफेक्ट है कि नहीं, इफ़ देर इज़ एनी डिफेक्ट इन वेंट्रिकल इज़ नॉट, तो उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। फिर कार्डियक का, हम हार्ट का क्या करते हैं, MRI करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस करते हैं। तो उससे भी हमें ये पता चलेगा कि कार्डियक के अंदर कोई भी टाइप की डिफेक्ट है कि नहीं। फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट की जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है कि नहीं। अगर वो ब्लॉक होगी तो उसकी वजह से हार्ट का जो वर्किंग है, हार्ट का वर्किंग क्या हो जाता है, आगे जाके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस आर द डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स। और ये जो भी मैंने अभी CHF समझाया है, ये जो है जल्दी जल्दी में समझाया है, और ये जो है, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर योर B.Pharm लेवल 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, जिसमें भी आपको ये सब्जेक्ट आता है उसके लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।